चलिए स्टार्ट करें क्लास। राइट, तो वर्क एनर्जी एंड पावर के 2024 और 2025 के जेईई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर मेंशन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नीचे दी गई ऑप्शंस में से वो कौन सी फोर्स है जिसके लिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी लागू नहीं होती है या फिर एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं होती है। क्या क्या है हमारे पास में? रिस्टोरिंग फोर्स, कूलम्स फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड देन फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है किन फोर्सेस के लिए लागू है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमारी कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती है। ठीक है ना, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना, ऐसा फोर्स जो खुद को रिस्टोर करेगा, ठीक है ना, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स, कूलम्स फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सभी हमारे कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, राइट, दिस इज योर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें मेंशन कर लीजिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। potential energy is not defined for non conservative force, that is फॉर फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसी के तहत हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, वाई नोट डाउन। चलेंगे फिर अगले सवाल पे आएंगे। सवाल कह रहा है कि ए फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप plus b j cap plus k cap is applied on a particle and it undergoes a displacement I cap minus 2 j cap minus k cap। ठीक है ना, किसी एक पार्टिकल के ऊपर में हमारा ये फोर्स लग रहा है, फोर्स इन प्रॉपर वेक्टर फॉर्म दिया गया है, और जिसकी वजह से हमारा जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना, इतने से। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b इफ वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज 0। तो b की वैल्यू क्या होगी अगर इस फोर्स के द्वारा पार्टिकल के ऊपर में नेट वर्क डन कितना हो? 0 हो। क्या बता रहे वेदांश? 1/2। क्या कंसेप्ट लगाओगे इसके पीछे? बिल्कुल, ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ पर नेट वर्क डन हमारा 0 है, राइट, तो नेट वर्क डन, और देखिएगा वर्क डन क्या होता है? फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट 0 उनके लिए होता है जो वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हमें ओवरऑल वर्क 0 दिया गया है, इसका मतलब आपका नेट वर्क डन 0, ठीक है ना, तब भी हो सकता है जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री हो। ठीक है ना, तो या फिर वैसे बोल सकते हैं, या फिर वर्क हमारा डायरेक्टली 0 बोल सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारा, ठीक है ना, ये नेट वर्क डन हमारा 0 है, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, मैं सिंपली कह रहा हूँ कि वर्क हमारा 0 है। सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स हमारा है 2i कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप, डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? आई कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप, क्योंकि वर्क हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, और नेट वर्क डन हमारा कितना है? 0 है, राइट। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, यानी कि ये हो गया 2 × 1, प्लस में जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, यानी कि आ गया b × -2, प्लस में के कैप डॉट के कैप 1 होता है, यानी कि आ गया 1 × -1। तो ये आपका 0, और यहाँ पर देखिएगा 2 और ये -1, यानी कि क्या आ गया? ये 1, और ये यहाँ पर -2 भी आ जाएगा। दस वी कैन से कि हमारे पास में 2b = 1 या फिर b = क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, और यही हमें हमारे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है। सो दिस विल बी इट्स करेक्ट आंसर।
लिखा है इतना? चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे। सवाल दिया गया है कि 4 पार्टिकल्स A, B, C and D of mass m/2, m, 2m and 4m have same momentum respectively। 4 पार्टिकल्स दिए गए हैं, कौन से A, B, C और D दिए गए, इनके रेस्पेक्टिवली मास m/2, m, 2m और 4m बताया गया है और कहा गया है कि सभी का हमारा लीनियर मोमेंटम सेम है। ये बात समझ में आई? फिर मेंशन किया गया है कि द पार्टिकल विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज, वो कौन सा पार्टिकल होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो? ए क्यों? इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन देखें। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होता है, याद है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m होता है। ठीक है, वी नो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन में 2m। सभी पार्टिकल्स के लिए लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, सेम है, 2 कांस्टेंट है, यानी कि क्या कहा जा सकता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनके मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि क्या हुआ, जिसका मास सबसे कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम मास किसका दिख रहा है यहाँ पर आपको, m/2, ये किसका है, A का, यानी कि सबसे कम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी हो जाएगी, A की हो जाएगी। तो सीधा सीधा आंसर आ गया ना हमारे पास। समझ में आई बात? लिखा है इतना? ठीक है, हुआ इतना? चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। सवाल दिया गया है कि ए बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम इज लिफ्टेड टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड इन द 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन द फिगर्स। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास में 2 अलग अलग फिगर्स दिए गए हैं। इन फिगर्स में हो क्या रहा है, एक 50 किलोग्राम मास को जो है वो 20 मीटर हाइट के लिए लिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, 2 अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर ठीक है ना, देखिएगा पहले वाला केस में क्या है, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर इसको सीधा ऊपर खींच रहे हैं, और दूसरे केस में क्या है, एक पर्सन ट्रॉली की मदद से, ठीक है, उसको इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ऊपर लेके जा रहा है। दोनों केसेस में फर्क समझ में आया? तो कहा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इन बोथ द रिस्पेक्टिव केसेस विल बी। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में, ठीक है ना, यानी कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा उसका अगेंस्ट में या फिर नेगेटिव वर्क हमारा दोनों केसेस के लिए कितना होगा, ये हमें बताना रहेगा। सवाल समझ में आया? ठीक है, 2 केसेस है। पहले वाले में डायरेक्टली हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, 20 मीटर लिफ्ट कर रहे हैं, और दूसरे केस में हम लोग इसको इंक्लाइन से होते हुए लेके जा रहे हैं इस तरीके से, राइट। लेकिन हम लोग उसको दोनों में चढ़ाई कितने की कर रहे हैं, 20 मीटर की ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में कितना वर्क किया है ये हमको बताना है। सेम क्यों रहेगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के केस में, ठीक है ना, हम लोग जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए, ठीक है ना, हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है ना, या फिर वर्क डन करते हैं एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट के लिए, तो ये हमारा पाथ टेकन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है।
ये सिंपली इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों के केस में ही हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है, हाइट दोनों की सेम हो गई ना, 20 मीटर और 20 मीटर, ठीक है ना। चाहे फिर हम लोग कोई भी पाथ से इसको लेके जाएं, कैसे भी लेके जाएं, तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में दोनों केसेस में ही जो वर्क डन होगा वो सेम रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसमें मेंशन करिएगा फिर ये पॉइंट कि वर्क डन by gravity is independent of path taken as it is a कंजर्वेटिव फोर्स, एज इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि इसके लिए क्या बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा सिंपली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, चाहे ये हमारा पहला केस हो या फिर दूसरा केस हो। सो वी से इट ओनली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, it only depends on vertical displacement in both cases, full stop। here we can say कि as height in both cases are same, so the work done will be also same, so the work done will be also same। तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 1:1। लिखा है इतना। चलेंगे फिर अगले सवाल पे आएंगे। देखिएगा सवाल दिया गया है कि ये बॉल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के ई इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, राइट। एक बॉल है, ठीक है ना, जिसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी के ई है और इसको हमने ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए फेंका है। So what will be the kinetic energy of the ball at the highest point of its flight? ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ये, ठीक है ना। इसकी ट्रेजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट पर हमारी ये वहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिचुएशन समझिएगा अच्छे से। ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और ये हमारा वर्टिकल वाई एक्सिस कंसिडर कर लो। ये एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, या फिर ये जो हमारी बॉल है, ठीक है ना, ये कंसिडर कर लो इस तरीके से। जो है हमने इसको हॉरिजॉन्टल से कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी u से हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाते हुए फेंका, इसको प्रोजेक्ट किया। तो इसका ऊपर में, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंटिन्यूसली नीचे की तरफ एक्ट करेगी। तो इसकी वजह से ये एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है ना, यहाँ पर ये हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये बॉल यहाँ पर पहुँचेगी तो ऑब्वियसली इसका पाथ कैसे हो जाएगा, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसके पास में जो वेलोसिटी है वो खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली ही बचेगी, है ना। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हमेशा ही कांस्टेंट बना हुआ रहेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो देखिएगा काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करें
तो वी कैन से कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में हाफ एम वी स्क्वायर, और ये हमारे पास में इनिशियल कंसिडर कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ठीक है ना, हाईएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, लेट अस से इसको हम लोग के ई एच लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हाफ एम और वेलोसिटी यहाँ पर ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ठीक है ना, v cos थीटा या फिर ये u cos थीटा। समझ में आ रही बात। तो जैसे यहाँ पर हमने इसको v मेंशन किया है, तो यहाँ पर भी मैं इसको v मेंशन कर लेता हूँ, थोड़ी u ही रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर u रखा है, तो इसको मैं यहाँ पर ये u कर लेता हूँ, राइट। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये v कितनी हो जाएगी, u cos 60 डिग्री हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर लिया हमने, राइट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ एम वी स्क्वायर करना होगा। तो यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में हाफ एम यू स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, और 1/2 को स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया हमारा 1/4। और हमें पता है कि हाफ एम यू स्क्वायर ये क्या है, हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना। यहाँ पर इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो के ई हमने बोला है, यहाँ पर इसके पास में काइनेटिक एनर्जी जो है वो के ई एच हम लोग बोल रहे हैं। यानी कि ये क्या हो रहा है हमारे पास में, के ई डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है हमारे पास में। समझ में आई बात। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विच इज के ई बाई 4। क्लियर विद दिस। वही है नोट डाउन। चलेंगे फिर अगले सवाल पे आएंगे। देखिएगा, सवाल दिया गया है कि ये बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। 100 ग्राम की हमारे पास बॉल है, ठीक है ना, जिसको हमने हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया है। द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट इज, राइट। तो हमारे पास में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ से फेंका गया है और जब आपका हाईएस्ट पॉइंट पर वहाँ पर पहुँच रही है, तो इन दोनों के काइनेटिक एनर्जी का चेंज या फिर डिक्रीज कितना हुआ है। ऑब्वियसली जब हमने फेंका है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हमारी कम हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज कितना हुआ है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट कितना है, ये हमें यहाँ पर बताना है। बात समझ में आई। तो यानी कि इसका जो डायग्राम बनेगा सेम पिछले वाले के जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारे पास में वाई एक्सिस है, ये इस तरीके से। और यहाँ पर हमने हमारी जो बॉल है इसको इनिशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री एंगल पे फेंका है, ये इस तरीके से। तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर में नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए इसकी जो ट्रेजेक्ट्री रहेगी वो इस तरीके से हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट को लेके बात करना है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल, यानी कि वेलोसिटी जो रहेगी वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचेगा। नहीं, गलत है।
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो इसको K1 बोल लो। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दें इसमें, हाफ 15 सही है। मास हमारा है 100 ग्राम, तो 100 इंटू 10⁻³ किलोग्राम कर दिया, इंटू वी कितना दिया गया है इनिशियली 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास में हाफ इंटू ये 10⁻⁻1 हो गया, इंटू 20 का स्क्वायर करिएगा 400 आ गया। अब इस 400 को अगर हम लोग यहाँ पर ये 2 से और ये 10⁻⁻1 यानी कि 1/10 करेंगे तो ये हमारा 20 आ जाएगा। तो यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो गई 20 जूल्स के बराबर हो गई। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी K1 बोली और हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी को K2 बोल रहे हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी K2 लिख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, यानी कि यहाँ की इसकी स्पीड, तो यहाँ की स्पीड तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर है, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग v cos 60 डिग्री, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, यानी कि ये आ गया हमारे पास में हाफ एम वी स्क्वायर इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2, उसका स्क्वायर हमारा 1/4 हो गया, यानी कि ये सिंपली हमारे पास में क्या आ गया K1/4। K1 हमारा कितना आया है 20, तो 20 डिवाइडेड बाई 4 कर लीजिएगा, है ना, जो कि कितना बन रहा है हमारे पास में 5 जूल्स। लेकिन हमें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बतानी है, दैट इज डेल्टा K इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल हमारी 20 है, फाइनल कितनी है 5 है, तो ये आ गया हमारे पास में 15 जूल्स इस तरीके से। तो सही आंसर क्या बनेगा ऑप्शन डी विच इज 15 जूल्स। ठीक है, समझ में आया इतना? लिख लिया इसको, मैं एक समझ में आ रहा है आपको? चलें अगले सवाल पे आए। देखिएगा अगला सवाल दिया गया है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। ठीक है, तो यानी कि असर्शन और रीजन के फॉर्म में ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। असर्शन क्या कह रहा है कि इन ए सेंट्रल फोर्स फील्ड द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चूजन। ठीक है, जो हमारी सेंट्रल फोर्स फील्ड होती है इसमें जो हमारा वर्क डन है वो पाथ के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, रीजन बोला गया है इसके लिए कि एवरी फोर्स एनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स डज नॉट हैव एन एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी, कि मैकेनिक्स में जितनी भी हम लोग फोर्सेस देखते हैं कोई जरूरी नहीं, ठीक है, सबके साथ हमारी पोटेंशियल एनर्जी लागू हो। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स फील्ड समझ में आता है आपका, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है आपका मास के सेंटर की तरफ आपका लगता है, ठीक है ना, तो यानी कि आपका कंजर्वेटिव फोर्स की तरह है ये, राइट। तो यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट असर्शन के लिए सही है कि नहीं है? सही है। रीजन जो इसके लिए बोला जा रहा है, पहले तो ये आपका देखना है स्टेटमेंट हमारी सही है कि गलत है, स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है कि नहीं है। स्टेटमेंट कह रही है कि मैकेनिक्स में कोई जरूरी नहीं हर फोर्स के लिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी लागू हो। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? लेकिन क्या ये हमारा इस पहले असर्शन को उसका सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है? नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है।
ठीक है ना, लेकिन स्टेटमेंट खुद में सही है, राइट, समझ में आ रही है बात। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए कि सेंट्रल फोर्स फील्ड जो है वो हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंतर्गत आती है, राइट, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क डन जो है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। तो यह इसका सही रीजन होना चाहिए, लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है वो आपस में स्टेटमेंट वाइज सही है लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लीजिएगा फिर कि इन ए central force field, in a central force field, the force is conservative, right, यानी कि हम लोग कह सकते हैं this means the work done by the force, आ जाइए, work done by the force is independent of path chosen, full stop. In mechanics, all conservative forces have an associated potential energy, फुल स्टॉप। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। सो वी से कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस do not have potential energy, राइट। तो यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों ही असर्शन और रीजन तो सही है, लेकिन जो रीजन आर है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। इतना नोट डाउन हुआ, ये वाला भी नोट डाउन हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें फिर। चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है कि फोर्स F इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द एक्स डायरेक्शन। हमारे पास में फोर्स है अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, एक्स यानी कि यहाँ पर हमारी पोजीशन है, डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग पे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स है वो पोजीशन टू पोजीशन वेरी कर रहा है, यानी कि फोर्स हमारा वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट नहीं है। द वर्क डन बाय द फोर्स इज 5 जूल्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। इस फोर्स के द्वारा जब ऑब्जेक्ट को 1 मीटर से डिस्प्लेस किया जाता है तो इस फोर्स के द्वारा ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क किया जाता है, 5 जूल का। इफ द कांस्टेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 न्यूटन देन बीटा विल बी। अगर अल्फा की यहाँ पर वैल्यू 1 न्यूटन है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी वो हमें यहाँ पर बताना रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो हमें ये दिया गया है कि वर्क हमारा 5 जूल्स है और वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में। क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। एक्स की लिमिट हमारी कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, और टोटल वर्क डन कितना हो रहा है, 5 जूल का। तो ये इंटीग्रेशन और एफ की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, क्या है, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट हमारी एक्स की 0 से लेके 1 तक, और यहां पर अल्फा की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है, दिस इज 1।
तो अब हमें इंटीग्रेशन करना है। पहला आपका सिंपली 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस ये बीटा हमारा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के साथ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो गया। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लें, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 1 तक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिमिट की वैल्यू है, ठीक है ना, उसमें आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो। तो अपर लिमिट के लिए x की सारी वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस बीटा बाई 3 माइनस लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। हर एक टर्म हमारा 0 है तो पूरा टर्म आपका 0 हो गया। तो यहां पर बीटा बाई 3 इज इक्वल टू 1 को यहां पर 5 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ गया हमारे पास में कि बीटा बाई 3 इज इक्वल टू, ये हमारा 4 बन गया। दस वी कैन से कि बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 3 यानी कि 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज आवर आंसर आ जाएगा, जो कि हमको हमारे कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन ए में। तो यही हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया ये तनिष? हो गया नोट डाउन? चलते हैं फिर अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा सवाल में दिया गया है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m moves on a straight line with its velocity increasing with distance according to the equation given by v is equals to alpha root x where alpha is constant। एक पार्टिकल है जिसका मास m दिया गया है और वो एक सीधी लाइन में जा रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस के साथ बढ़ती जा रही है। किस हिसाब से, v इज इक्वल टू अल्फा रूट x के हिसाब से बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर कहा गया, और अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है, फिर कहा गया है कि द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज अप्लाइड ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू d विल बी। तो हमें ये नहीं बताया गया है यहाँ पर कितनी फोर्सेज, क्या कैसे, क्या इक्वेशन है, कुछ नहीं दिया गया। लेकिन चाहे जितनी भी फोर्सेज होगी, इन फोर्सेस की वजह से जब ये पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू d तक डिस्प्लेस किया जाएगा तो इनके द्वारा नेट वर्क डन कितना होगा ये हमें बताना है। तो सवाल है मतलब इसका जवाब भी तो होगा ही, है ना, और जवाब है मतलब कुछ इसके पीछे लॉजिक होगा, है ना। और लॉजिक क्या होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी के हिसाब से दिया गया। वेलोसिटी से हम लोग काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ एम वी स्क्वायर, इसका चेंज देखना है आपको, बस वो हमारा वर्क डन हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को? तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास तो बदल नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट तो वो का वही है। तो यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, हाफ एम को कॉमन ले लो इनटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा हाफ एम, और v जो है इस इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है, और x की फाइनल वैल्यू कितनी हो रही है, d हो रही है, यानी कि हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, अल्फा रूट d, और इसका भी हमें स्क्वायर करना है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी x की वैल्यू को आप 0 पुट करो तो क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ एम अल्फा स्क्वायर d हो जाएगा। तो यही हमको हमारे ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। लग रहा है कहीं कुछ मुश्किल?
लिख लिया ये? हर्षित, चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। सवाल में दिया गया है कि ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड ऑन ए प्लाईवुड एंड इमर्जेस विद 40 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट जिसका मास 50 ग्राम है, ठीक है ना, ऑब्वियसली इसको गन से फायर किया गया एक प्लाईवुड की तरफ। तो जब ये प्लाईवुड के अंदर में एंटर होने वाली थी उस दौरान पर हमारी बुलेट की स्पीड कितनी थी? 100 मीटर पर सेकेंड। और प्लाईवुड से जब फाइनली बाहर निकलती है तो इसकी स्पीड कितनी रह जाती है? 40 मीटर पर सेकेंड। स्पीड में गिरावट आई है। द परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, तो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज लॉस कितना हुआ है? परसेंटेज, ठीक है, लॉस यानी कि चेंज अपॉन में ओरिजिनल इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली लॉस हुआ है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी हमारी कम हुई है, तो कितने परसेंटेज से कम हुई है वो हमें बताना है। तो यानी कि कैसे बोलोगे इसका आपका कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, ये हमारा परसेंटेज लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली परसेंटेज के फॉर्म में ही बताना है, तो आप इसको इनिशियल माइनस फाइनल भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव में आ जाए। तो ये देखिएगा हाफ एम तो हमारा कॉमन रहेगा, और ये फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू ये हमारा 100। तो क्या करिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये हाफ एम से हाफ एम उड़ा दीजिए, और हमारे पास में देखिए फाइनल कितनी है 40, इनिशियल कितनी है 100। तो हमें सिंपली यहाँ पर चेंज ही देखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 100 ले लेते हैं, 100 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, 40 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, ताकि आंसर हमारा नेगेटिव में आए, और नेगेटिव जो आंसर है वो बताएगा कि इतना डिक्रीज इन परसेंटेज हुआ है, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ आंसर देने से मतलब है। डिवाइडेड बाई ये हमारा 100 कर लो, 100 का स्क्वायर इंटू ये हमारा 100 हो गया यहाँ पर। तो देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर एक तो आप ये काम करिएगा कि एक 100 आप काट सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये चीज़ है कि यहाँ से ये ना, ये देखो कर ही लेते हैं हम लोग इसको, ये 100 से हमारा एक 100 चला गया, ठीक है ना। ऊपर में से ये 10 का स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों में से, तो ये गया और ये 10 का स्क्वायर है ना, हाँ, तो ये पूरा हमारा 100 चला गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास में, 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये नहीं कि क्या आ जाएगा ये हमारे पास में, हाँ, ये आ जाएगा हमारे पास में 100 माइनस 16। तो 100 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 84 आ जाएगा। सो दिस इज योर 84%, ठीक है। तो यानी कि सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विच इज 84%। लिखा है इतना? चलेंगे अगले सवाल देखेंगे फिर हम लोग, ठीक है। देखिए सवाल में दिया गया है कि एन आर्टिलरी पीस ऑफ मास m1 फायर्स शेल ऑफ मास m2 हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, जो बजूका गन होती है ना, तो ठीक है ना, तो उससे जो है एक शेल को फायर किया गया है, गोले को फायर किया गया है, ठीक है ना। गोले का मास हमारा कितना है m2 और आर्टिलरी का मास कितना है m1। इंस्टेंटेनियसली आफ्टर द फायरिंग द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आर्टिलरी एंड दैट ऑफ द शेल इज, जैसे ही ये फायर हुआ है, ठीक है ना, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा, ठीक है ना, किसका
ठीक है ना। हमारे आर्टिलरी इज टू शेल का जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा वो क्या होगा, वो हमें बताना है। तो देखिएगा, इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी आर्टिलरी कंसिडर कर लो, और इसके अंदर में ये इस तरीके से एक शेल है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये इसको फायर किया जाएगा तो हमारी जो शेल है वो आगे की तरफ जाएगा और आर्टिलरी जो है वो पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये किस तरीके से हो जाएगा, ये हो गई हमारी आर्टिलरी, और ये हमारा जो शेल है वो आगे की तरफ चला जाएगा, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर आर्टिलरी का मास कितना है m1 और शेल का मास कितना है m2। तो इनका ऊपर में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल लीनियर मोमेंटम दोनों का कितना है, 0, ठीक है ना। तो कंजर्व रहने के लिए एक का लीनियर मोमेंटम पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए। इसीलिए हमारी जो आर्टिलरी है वो पीछे की तरफ लेट अस से v1 की स्पीड से जाएगी, और जो शेल है वो v2 की स्पीड से आगे की तरफ जाएगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा। समझ में आ रही है बात। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 के बराबर, और फ्रॉम हियर वी में से कि v1 अपॉन में v2 इज इक्वल टू m2 अपॉन में m1। हमें क्या चाहिए, इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, दैट इज k1 बाई k2 हमें बताना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो k1 क्या हो जाएगी, हाफ m1 v1², और k2 क्या हो जाएगा, हाफ m2 v2²। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये हाफ से हाफ को उड़ा दो, और ये बन जाएगा हमारे पास में m1 इंटू v1² डिवाइडेड विथ m2 इंटू v2²। ठीक बात। तो यहाँ पर m1 बाई m2 कर लेते हैं, और ये देखिएगा v1 v2 m1 m2 के बीच में एक रिलेशन दी गई है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो v1 बाई v2 है इसको हम लोग m2 बाई m1 से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में m2 बाई m1 इसका होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर ये को कैंसिल आउट करो तो क्या बच जाएगा अल्टीमेटली हमारे पास में m2 बाई m1। तो यही हमारा आंसर हमको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में हमें मिल रहा है। देखा इतना। चलते हैं फिर अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा सवाल दिया गया है कि ये ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम इज पुश्ड अप ए सरफेस इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, है ना। इस 60 डिग्री इंक्लाइंड, ठीक है ना, प्लेन के ऊपर में हमारा 1 kg मास को जो है ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है विथ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन विच इज पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस एज शोन इन फिगर। 10 न्यूटन इस तरह से इंक्लाइन के पैरेलल फोर्स से इस 1 kg मास को
60 डिग्री एंगल के ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है. सो व्हेन द ब्लॉक इज पुश्ड अप बाय 10 मीटर अलोंग इंक्लाइंड सरफेस द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस. तो यहाँ पर इस ब्लॉक को जब इंक्लाइन के अलोंग 10 मीटर ऊपर खींचा जाएगा, हाइट 10 मीटर नहीं बोला गया, इंक्लाइन के अलोंग कितना डिस्टेंस 10 मीटर. तो इस दौरान पर फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क होगा, यानी कि नेगेटिव ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हमें आंसर देना है. यानी कि कुल मिला के आप फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा वही जवाब देना है कुल मिला के. बात समझ में आई? वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो हमें करना क्या है, फोर्स किसको लेना है, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट. तो देखिएगा यहां पर डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार. तो ये हमारा इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन दिया गया है. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये जो है दिस इज 60 डिग्री, या फिर सिंपली एक बार को थीटा कंसिडर कर लो ताकि जब हम लोग इसके कंपोनेंट्स बनाएं इजीली समझ सकें. और यहाँ पर ये हमारा ब्लॉक रखा गया है. इस ब्लॉक के ऊपर में ठीक है ना जो फोर्सेस लग रहे हैं कौन से लगेंगे हमारे पास में, ग्रेविटेशनल तो लगना ही है ना, उसको तो कभी छोड़ना ही है. ये mg हो गया नॉर्मल ऊपर की तरफ, और 10 न्यूटन आपका इंक्लाइन के इधर की तरफ. ये हमारा mg, ये हमारा नॉर्मल. फ्रिक्शनल फोर्स भी तो है हमारा यहाँ पर. फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इस ब्लॉक के ऊपर में, ये पीछे की तरफ लगेगा, है ना. हम लोग चाहें तो इसका mg के 2 कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं अगर खुशी हो तो. तो ये वाला हमारे पास में, ये आपका थीटा हमेशा याद रखिएगा. तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg का, mg cos थीटा. पूरा बताइए mg cos थीटा. और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, mg sin थीटा. ठीक है ना, अच्छे से पकड़ लिया ना इसको. तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट पे हमको वर्क डन बताना है. ठीक है ना. तो यानी कि जितना हमारे पास में फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है ना, उतना ही अगर हम लोग इतना फोर्स लगाएं उसके द्वारा हमारे पास में वर्क डन कितना होगा. ठीक है नहीं, तो देखिएगा वर्क डन हमारे पास में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन होगा इनटू डिस्प्लेसमेंट. और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है हमारे पास में, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये हमारा म्यू के नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और थीटा यहाँ पर है 60 डिग्री इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब वैल्यूज पुट करिएगा. म्यू कितना है 0.1, मास कितना है 1, g हमारा 10 है, cos 60 डिग्री इज 1/2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10. ठीक है, 0.1 10, इसने इसको खत्म कर दिया. 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ गया 5 जूल्स. कहाँ उलझे हुए वेदांश? डायग्राम को नहीं देखा अच्छे से कि म्यू कहाँ है.
लिख लिया, ये लिख लिया, इसका मतलब बातें करोगे फिर। बातें मत करो रे, मेरे से भी बात कर ले फिर। क्या है उसके फोन पे? जियो पे होगा ना। चलिएगा अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि द बॉब ऑफ ए पेंडुलम वाज रिलीज्ड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से एक पेंडुलम की बॉल यानी कि बॉब को रिलीज किया गया है। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 10 मीटर। ठीक है ना, स्ट्रिंग की या फिर पेंडुलम की लेंथ हमारी 10 मीटर है। इफ इट डेसिपेट्स 10% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, द स्पीड विथ विच द बॉब अराइव्स एट द लोएस्ट पॉइंट इज। ठीक है ना, इस दौरान पर जब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन से नीचे की तरफ पहुंच रहा है तब क्या हो रहा है, यहाँ पर 10% की जो इनिशियल एनर्जी है वो गायब हो जा रही है ना, एयर फ्रिक्शन में आपका डिस्ट्रॉय हो रही है। तो बताना क्या है फिर हमें बताना है कि किस स्पीड से वो नीचे वाले पॉइंट पे पहुंचेगी। तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली हमारे सिचुएशन को समझिए पहले। तो मान लीजिएगा कि यहाँ से हमारे पास में जो पेंडुलम है वो इस पॉइंट से अटैच है, और इनिशियली ये जो पेंडुलम है वो कैसा है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। तो ये हमारी यहाँ पर ये बॉल है, ये इनिशियली ए पॉइंट कंसिडर कर लो। यहाँ से ठीक है ना, इसको सिंपली छोड़ा गया है, तो इस तरीके से ये सर्कुलर पाथ में होते हुए हमारा नीचे वाले पॉइंट की तरफ पहुँचेगा। राइट, तो इस पर ये हमारा नीचे वाले पॉइंट पर पहुँच गया है, लेकिन धागा थोड़ी छोड़ के जाएगा। ये धागा भी बना दिया हमने। अब इनिशियली इसकी स्पीड 0 है। इस धागे की लेंथ कितनी बोली गई है? इट इज ऑफ 10 मीटर। ये फाइनली हमारा बी पॉइंट कंसिडर कर लो, और फाइनली इसके ऊपर में जो स्पीड है ये हमारी कुछ v स्पीड कंसिडर कर लो। ये v स्पीड हमें बताना है। अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता तो ये फाइनल v कितना होता? क्या होता? यहां से तो 0 है ना, कोई एनर्जी का यहाँ पर लॉस नहीं होता, सिंपली आपका ड्रॉप वाली सिचुएशन होती, √2gh हो जाता। तो यहाँ पर 10% का लॉस हो गया है, यानी कि 90% तो बच रहा है ना। ठीक है ना, हमारे पास में जितनी हमारी आपकी जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल सॉरी टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी है, उसकी 90% तो नीचे रहेगी पहुँचेगा तो। यानी कि हम लोग नीचे जब पहुँचेगा तो इसके पास क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी रहेगी। यानी कि यहाँ पर जो फाइनली नीचे काइनेटिक एनर्जी रहेगी दैट इज मान लीजिएगा ½ mv² है। तो दिस विल बी योर 90% ऑफ इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg/l के बराबर, क्योंकि हाइट कवर्ड कितनी है? l है। तो यानी कि जो फाइनल एनर्जी रहेगी इट विल बी 90% ऑफ mgl के बराबर, इनिशियल एनर्जी के बराबर ऑफ mgl। दोनों साइड से इस m से m को उड़ा दो। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि v² इज इक्वल टू 90%, यानी कि 90 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 0.9। तो दिस इज 0.9 इंटू ये 2 हमारा इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू ये हमारा gl हो गया। दस वी कैन से कि v इज इक्वल टू √, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये हमारे पास में? ठीक है ना, वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। ये 0.9 ही तो लिखा है, पर वो थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से बना दिया है ना। हाँ ठीक है ना, जैसे आपका हेडिंग डाला है ना, जैसे वर्क एनर्जी एंड पावर करली टाइप में, वैसे स्टाइल में लिखा था।
तो ये हमारा 0.9 इंटू 2 कितना हो गया 1.8। जी की वैल्यू हमारी 10 है और लेंथ हमारी ये 10 है और ये पूरा हमारा अंडर रूट में आ गया इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा ये 18 इंटू 10 यानी कि 180 और 180 को हम लोग 6 इंटू 6 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये आ जाएगा फाइनली 6√5 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमको हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ये इसके लिए सही आंसर मानेंगे हम लोग। गलती पकड़ते हो मेरी? नहीं नहीं पकड़ो यार, नहीं तो मैं कुछ गलत गलत पढ़ाते जाऊंगा। ओके, नोट डाउन। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। सवाल में दिया गया है कि ए बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा बॉब है, एक लाइट स्ट्रिंग से इसको सस्पेंड किया गया है और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है l है और बॉब का मास हमारा m है। इट इज imparted a minimum horizontal velocity at its lowest point a such that it just completes half circle reaching the topmost position b। तो यहाँ से हमने इसको कुछ तो भी एक मिनिमम वेलोसिटी दी है ताकि ये वर्टिकुलर सर्कुलर लूप को जस्ट कंप्लीट कर सके, आधा रिवोल्यूशन कंप्लीट कर सके, उसके बाद तो ये पूरा कर ही देगा। तो हमें क्या बताना है कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी के ई ए अपॉन में के ई बी इज, यहाँ पर ए हमारा लोएस्ट पॉइंट है और बी हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका रेशियो क्या हो। तो देखिएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था कि वर्टिकल सर्कुलर लूप जस्ट कंप्लीट होने के लिए लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पर हमें इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी चाहिए? वर्टिकल सर्कुलर लूप को जस्ट कंप्लीट होने के लिए, ठीक है, इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी चाहिए ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर लूप जस्ट कंप्लीट हो सके। और जितनी भी मिनिमम वेलोसिटी देंगे और ये ऊपर जाके हाईएस्ट पर ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पढ़ा था हमने ये। यहाँ पर होनी चाहिए √5 GL या फिर GR के बराबर, और हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी हो जाएगी √GL या फिर GR के बराबर। याद है कुछ या फिर कुछ याद आया? तो इसी का कंसेप्ट यूज करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर बताना है कि काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यानी कि ये हो गया हाफ एम वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ एम वी बी स्क्वायर। यहाँ पर ये हाफ से हाफ गया, ये एम से हमारा एम चला गया, और वी ए कितना लिखेंगे हम लोग? √5 GL, और वी बी कितना लिखेंगे? √GL के बराबर, और इसका भी हमारा ये होल स्क्वायर है। यहाँ पर ये GL से GL चला गया, √5 बचा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ गया? ये 5 आ गया। तो रेशियो क्या बन गया हमारा? 5:1, दैट इज गिवन इन आवर ऑप्शन सी। पेपर चेक किया, मेरा नहीं है, मेरा आंसर नहीं है।
किसी और ने सब पेपर सब किसी और ने लिखा ही नहीं। गिरफ्ती वाले सबने बताया है। तो मैं वो धुरंधर का गाना लिख रहा हूँ। हो गया नोट डाउन? चलिए अगला सवाल देखें फिर। सवाल दिया गया है कि ब्लॉक ऑफ मास 100 किलोग्राम स्लाइड्स ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। 100 किलोग्राम का मास जो है, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 10 मीटर से स्लाइड किया गया है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इज 0.4 देन द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इन जूल इज। तो यहाँ पर सरफेस और ब्लॉक के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में कितना वर्क किया जाएगा ये हमें बताना है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लें, ये इस तरीके से, और इसके ऊपर में एक ब्लॉक रखा गया है, ये हमारा ब्लॉक कंसीडर कर लें। इसके ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया है, ये कुछ इस तरीके से, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लॉक है आगे की तरफ जाएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस ब्लॉक के ऊपर में पीछे की तरफ लगेगा। लेट इज दिस टू बी एफ। ऑब्वियसली ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू, ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज योर एफ के इनटू डिस्प्लेसमेंट एस। और काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन आपका ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या लगेगा, हमारा mg लगेगा, यानी कि नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg के बराबर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन यानी कि म्यू mg, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। अब सभी की वैल्यूज पुट कर दो आप। म्यू हमारा 0.4 दिया गया है, मास हमारा 100 किलोग्राम, जी हमारा 10 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 के बराबर, ठीक है, यानी कि सीधा सीधा कितना दिख रहा है ये 4000 जूल्स ये हो जाएगा। तो ये हमको हमारा ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। लिखा इसको, सिंपल पेंडुलम नहीं, वो सेकेंड्स पेंडुलम था। इसका टाइम पीरियड कितने का अच्छा, वो क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हो क्या? वो देखा नहीं मैंने। ऐसे ही करते हैं हम। हो गए नोट डाउन? बातें करोगे फिर? तो सिंपल की ठीक है, ध्यान दो इधर, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। देखिएगा, सवाल दिया गया है कि ब्लॉक ऑफ मास 25 किलोग्राम इज पुल्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय ए फोर्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हमारे पास में एक 25 किलोग्राम का ब्लॉक है और इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पुल कर रहे हैं एक फोर्स लगा के, और इस फोर्स को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे लगाया गया। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.25। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है म्यू है वो कितना बोला जा रहा है, दिस इज 0.25। द ब्लॉक ट्रेवल्स एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ब्लॉक एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता है। द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर ऑफ द ब्लॉक इज। तो इस अप्लाइड फोर्स के द्वारा जब ये ब्लॉक हमारा 5 मीटर से डिस्प्लेस कर लेगा तो इसके द्वारा वर्क कितना किया जाएगा ये हमें बताना है।
स्थिति समझ में आई सभी को? तो यहाँ पर ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसिडर कर लें और इसके ऊपर में हमने जो है एक अच्छा सा ब्लॉक रख दिया है। इस ब्लॉक का मास कितना है? दिस इज ऑफ 25 किलोग्राम और इसके ऊपर में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है हॉरिजॉन्टल के साथ में। कितना एंगल बनाते हुए? 45 डिग्री एंगल बनाते हुए हमने इसके ऊपर में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, राइट। तो यहाँ पर ये हमारा 45 डिग्री, दिस टू बी आवर एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब और जो बाकी के इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन से हैं? नीचे की तरफ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और ब्लॉक अगर आगे की तरफ स्लाइड हो रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स mg और यहाँ पर ये हमारा काइनेटिक फोर्स फ्रिक्शन। और ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया गया है? दिस इज 0.25। इतनी बात समझ में आई सभी को? तो यहाँ पर ठीक है ना, ये जो ब्लॉक है वो सिंपली आपका स्लाइड होते हुए जा रहा है, कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, यानी कि नेट फोर्स कितना है? 0 है। तो यहाँ पर नेट फोर्स हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग वर्टिकल की बात करें तो ऊपर में कौन से फोर्सेज आ जाएंगे? एक नॉर्मल और कोई? इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट जो कि क्या हो जाएगा? F साइन 45 डिग्री, इस तरीके से, इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स जो कि क्या है? mg के बराबर। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे हम लोग नॉर्मल को निकाल पाएंगे। तो नॉर्मल हमारा कितना आ जाएगा? इसको उधर भेज दो आप, तो यानी कि mg माइनस f साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री यानी कि 1/√2 हो गया। फिर हॉरिजॉन्टल में बात कर लेते हैं हम लोग। तो हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस के बैलेंस करो। हॉरिजॉन्टल में फोर्स कौन सा है हमारे पास में? F cos 45 डिग्री इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि कहा जा सकता है F cos 45 डिग्री इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पर अब वैल्यूज पुट कर लें आप, तो ये आ जाएगा F इंटू कॉस 45 डिग्री इज 1/√2 इज इक्वल टू ये हमारा म्यू। नॉर्मल रिएक्शन अभी हमने निकाला क्या है? mg माइनस F/√2 है, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर लीजिएगा आप, तो ये आ जाएगा हमारे पास में F/√2 इज इक्वल टू न्यू की वैल्यू हमारी 0.25, m हमारा 25 है, g हमारा 10 ले लो, है ना, एग्जैक्ट लेंगे तो 9.8 आ जाएगा, माइनस f बाई ये √2 लिख लीजिएगा, तो ये आ गया f/√2 इज इक्वल टू, ठीक है ना, 0.25 यानी कि 1/4 भी लिख सकते हैं इसको। तो 250 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो ये आ जाएगा 62.5, माइनस अंदर में डाल दो ये, और 0.25 इंटू f/√2। ये वाले को, ये जो f है टर्म, इसको आप लेफ्ट की तरफ ले लो, f/√2 के साथ ऐड हो जाएगा, तो यानी कि 1 प्लस 0.25 कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1.25। समझ में आई कुछ बात? यानी कि f वाले टर्म को अगर हमने इधर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? 1.25 इंटू f/√2 इज इक्वल टू 62.5। तो यहाँ पर f की वैल्यू क्या बन जाएगी? 62.5 इंटू √2 डिवाइडेड विथ 1.25, है ना। ये पॉइंट चाहो तो आप हटा सकते हो, ये 6250 डिवाइडेड बाय 125 हो जाएगा। इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 50 इंटू √2, राइट। तो ये हमारा जो फोर्स है वो आ गया। अब हमें क्या बताना है कि इस फोर्स के द्वारा, ठीक है ना, इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जब हम लोग इसको 5 मीटर से डिस्प्लेस करेंगे तो इसके द्वारा वर्क डन कितना हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो जाएगा
एफ का डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ कॉस 45 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 5। तो यहाँ पर ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास में एफ कितना आया 50√2 इंटू कॉस 45 डिग्री इज 1/√2 इंटू ये हमारा 5। तो √2 की वैल्यू क्या पुट करोगे, ये हमारा √2 से √2 चला गया, 50 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 225 आएगा, 250 जूल्स है ना जी। अगर 9.8 लेते तो ये हमारा 245 के करीब आ जाता, यानी कि सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया सभी को ये? लिखा इतना? चलते फिर अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा अगला सवाल दिया गया है कि फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन ए प्लेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हमारे पास में फोर्स है ठीक है ना, जिसकी इक्वेशन एक्स और वाई के हिसाब से बताई गई है। तो ये एक पार्टिकल के ऊपर में लग रहा है ठीक है ना, जो कि इस तरह से इसकी प्लेन में इक्वेशन दी गई है। द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0,0 टू 4 मीटर 2 मीटर इज। तो यहाँ पर इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क होगा जब हम लोग इसको 0,0 से 4,2 तक डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिएगा x और y के बीच में क्या रिलेशन दे रखी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। ये फोर्स जो है ये हमारा वेरिएबल है। अगर हम लोग इसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो थोड़े से अमाउंट के लिए इस फोर्स के लिए जो वर्क होगा वो dw, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन में हो रहा है तो एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई इंटू डी वाई हो जाएगा है ना। ये हमारा डी डब्ल्यू एक्स और ये हमारा डी डब्ल्यू वाई, ठीक है ना। इसका आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कर लो, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बनेगा
वो हो जाएगा, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर वाई, तो हियर वी कैन से दिस इज एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स। लिमिट हमारी x की कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक, तो दिस इज फ्रॉम 0 to 4। ये बात समझ में आई। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई क्या है हमारे पास में, वाई स्क्वायर डी ए वाई, इसको ऐसे पुट कर सकते हैं हम लोग। लिमिट हमारी 0 से लेके 2 तक इज इक्वल टू, क्या देखिएगा, y इन टर्म्स ऑफ x, इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेंगे हम लोग, तो ये बन गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर इंटू टेन माइनस एक्स डी एक्स। लिमिट हमारे 0 से लेके 4 तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई, लिमिट हमारी y की 0 से लेके 2 तक। तो यहाँ पर ठीक है ना, ये पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, एक्स टेन एक्स स्क्वायर, तो इसमें टेन तो हमारा कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, ये ऐसे हो जाएगा। माइनस में ये हमारा एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, लिमिट हमारी ध्यान में रखिएगा 0 से लेके 4 तक है, प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई के साथ वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो गया, और लिमिट को ध्यान में रखते हुए 0 से 2 हो गया। अब लिमिट को सब्सटीट्यूट कर लेंगे पहले वाले टर्म के लिए, x की अपर लिमिट 4 पुट कर लीजिएगा, तो दिस इज 10 इंटू ये 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई दिस 3 माइनस 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ऑब्वियसली लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, प्लस में अपर लिमिट यहाँ पर y की पुट करिएगा, क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ये इस तरीके से, ये आपस में ऐड में। तो यहाँ पर कैलकुलेशन को सिंपल रखते हैं, 4 की पावर 3 को सीधा कॉमन ले लो, ठीक है ना, तो 4 की पावर 3 को हमने सीधा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास में, ये 10/3 और ये एक 4 बचा, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि -1 आ गया, प्लस 2 की पावर 3 8 हो गया, तो 8 की पावर 8/3 ये आंसर आ गया। 4 की पावर 3 तो यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि क्या आ गया 64, ये एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 10 माइनस 3 यानी कि आ गया 7/3 प्लस 8/3, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, और 64 इंटू 7 ये हमारा 448, ये आपका प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे इसको, तो ये बन जाएगा हमारा 456 डिवाइडेड बाई 3, और 456 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 150 जूल्स, 152 जूल्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंटीजर वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी 152। समझ में आया ये सवाल, बोलो ना। लिखिए इसको, अगले सवाल पे आ जाए फिर। सर जमा जमा के लिख रहा है कि एकदम धीरे धीरे, बोलने की थोड़ी देर
वो पेट के दे रहे हो, हम्म, टू पेट। आता है क्या? मैंने कहा इस पे मार दिया था, अच्छा, ज्यादा ही सफेद हो गए थे। ये पता नहीं था मेरे को। चलते हैं फिर अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगला सवाल भी कुछ इसी तरीके से है। सवाल में दिया गया है कि ए फोर्स 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 न्यूटन डिस्प्लेसेस ए बॉडी फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है ना, ये हमारा वेरिएबल फोर्स है ना, x के अलोंग में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4 मीटर तक डिस्प्लेस होती है। तो इस फोर्स के द्वारा वर्क कितना किया जाएगा ये हमें बताना है। तो फोर्स हमारा वेरिएबल है, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की लोअर लिमिट x1 और अपर लिमिट x2 ले लो। और f की यहाँ पर इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स, एक्स की लिमिट हमारी 2 से लेके 4 तक। तो इंटीग्रेशन करना है इसका, तो पहला वाला टर्म ये 3 कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ये हमारा 2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x लिमिट हमारी 2 से लेके 4 तक। तो यहाँ पर ये 3 से 3 गया, ये 2 से हमारा 2 भी चला गया, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू अपर लिमिट क्या करिएगा, x की वैल्यू 4 पुट करिएगा, तो ये 4 की पावर 3 प्लस ये हमारा 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू ये 4 हो गया माइनस, ठीक है ना, यहाँ पर लोअर लिमिट 2 पुट करिएगा, यानी कि 2 पावर 3 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ये 5 इंटू 2 आ गया। समझ में आई इतनी बात, इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब यानी कि 64 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 5 इंटू 4 इज 20 माइनस 2 का क्यूब इज 8 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, ये माइनस हमारा 10 हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर ये 64 प्लस 16 माइनस 20 करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारे पास में आंसर, तो देखिएगा ये यहाँ पर 60 आ जाएगा और ये टर्म बच जाएगा हमारे पास में -2, यानी कि ये बन जाएगा 58 जूल्स एज आवर आंसर। सही है, तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू में आपका आंसर रहेगा 58। चली तो रही है, कर लिया इसे नोट डाउन। चलते हैं फिर अगले सवाल पे आते हैं। सवाल में दिया गया है कि ए बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड एट ए पॉइंट O बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड लेफ्ट टू परफॉर्म वर्टिकल मोशन दैट इज सर्कुलर एज शोन इन फिगर। तो क्या दिया गया है कि एक बॉब है जिसका मास m है, ठीक है ना, और ये O पॉइंट से सस्पेंडेड है बाय ए लाइट स्ट्रिंग जिसकी लेंथ L है और इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवाया गया है। Initially, by applying a horizontal velocity of v naught at the point A, the string becomes slack when the bob reaches at the point D. तो यहाँ पर जब हम लोग लोएस्ट पॉइंट पर इसको एक v नॉट वेलोसिटी देते हैं तो जो स्ट्रिंग है, ठीक है ना, लूज कब पड़ता है, जब वो D पॉइंट पे पहुँचता है। यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पर नीचे में हमने इसको मिनिमम वेलोसिटी दे दी है और मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है, √5 GL। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, √GL हो गई होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। और हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर टेंशन हमारी 0 है ऑब्वियसली। सो द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट द पॉइंट B एंड C इज,
तो बी पॉइंट के लिए और सी पॉइंट के लिए हमारे इस बॉब की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा ये हमें बताना है। समझ में आई ये बात? हाँ समझ में आ गई, कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बी पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर लो आप ए से बी पॉइंट के लिए। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट पे जो है वो बी पॉइंट पर भी उतनी ही रहेगी। ए पॉइंट के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और बी पॉइंट के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट है इसको जो है हमारा रेफरेंस लेवल ले रहे हैं h = 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख लेते हैं, दिस इज हाफ mva² बोल लो एक बार, इज इक्वल टू यहाँ की काइनेटिक एनर्जी kb बोल लो, kb तो हमें निकालना है। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इन जनरल क्या होता है? mgh, राइट। तो अब वैल्यूज पुट करिएगा, ये हमारा हाफ m, यहाँ पर लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? √5 5gl इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी kb, पोटेंशियल एनर्जी हमारा mgh। तो ये हमें हाइट निकालनी होगी। हाइट कैसे निकालेंगे? दिस l माइनस ये हमारा l cos 60 डिग्री। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेंगे तो ये हमारे पास में हाइट आ जाएगी। क्लियर है ये बात? यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना, mg, ठीक है ना, l हम लोग यहाँ से, हाँ l हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, l इंटू ये हमारे पास में 1 माइनस cos 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? 5 mgl डिवाइडेड बाई 2 आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारी kb प्लस, देखिएगा cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। तो 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास में mgl/2 आ गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है बी पॉइंट पर ये कितनी आ जाएगी हमारी? 5 mgl/2 माइनस में mgl/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 4 mgl/2 जो कि हो जाएगा 2 mgl हो गया। अब सेम इसी तरीके से ए पॉइंट और सी पॉइंट के लिए हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर लो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे दैट इज हाफ mva², पोटेंशियल एनर्जी हमारे 0 है, इज इक्वल टू सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh, दैट इज h, ये हमारा l प्लस ये l cos 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? ये mg इंटू l कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में l इंटू 1 प्लस cos 60 डिग्री, इस तरीके से cos 60 डिग्री हमारा कितना होता है? 1/2, तो 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा ये। और यहाँ पर ये देखिएगा सेम यही वाला टर्म आ जाएगा आपका 5 mgl/2। समझ में आई बात? तो दिस इज 5 mgl/2 इज इक्वल टू ये हमारी काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट प्लस ये हमारा 3 mgl/2 आ गया। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट क्या आ जाएगा? 5 mgl/2 माइनस 3 mgl/2 हो गया। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? 2 mgl/2 यानी कि mgl आ जाएगा। अब हमें इनका रेशियो ही तो करना है, यानी कि क्या हो गया? kb/kc। kb हमारा कितना आया? ये आ गया 2 mgl डिवाइडेड बाई mgl, तो कितना बन गया हमारे पास में? 2/1 यानी कि 2:1, दैट इज ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया।
समझ में आया सभी को? हो गया नोट डाउन सभी का? चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा सवाल क्या दिया गया है, समझते हैं कि बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर ऑन वर्टिकल प्लेन एज शोन इन फिगर। ठीक है, हमारे पास में 100 ग्राम की मास की बॉडी है और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है जिसकी रेडियस हमारी 2 मीटर है और सर्कुलर पाथ कैसा है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन वाला। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो ए पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें दे दी गई है, कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। देन द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जीज एट पॉइंट बी एंड सी इज। तो बी पॉइंट और सी पॉइंट पर इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका रेशियो क्या होगा, ये हमें बताना है। समझ में आ रही बात? तो रेशियो के लिए, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो के लिए हमें वहाँ की स्पीड चाहिए होगी। तो देखिएगा इसको थोड़ा हम लोग डायरेक्ट अप्रोच से करने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होती जाएगी और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है ना, जितनी इसकी ओरिजिनल स्पीड है, ठीक है ना, यहाँ पर v नॉट स्क्वायर माइनस 2gh। समझ में आ रही है बात? कैसे? क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर हाइट से ये वापस नीचे आती है तो स्पीड हमारे पास में कितनी हो जाती है, अंडर रूट में 2gh। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में v नॉट स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका यूज करते हुए हम लोग बी पॉइंट और सी पॉइंट के लिए इसकी डायरेक्टली स्पीड निकाल लेते हैं। सो हियर वी कैन से कि इन जनरल हमारा v क्या हो जाएगा, अंडर रूट में v नॉट स्क्वायर माइनस 2gh। और हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, जैसे हमारे पास में ये 30 को एक बार को थीटा कंसिडर कर लूँ, तो अगर ये a से b इन जनरल गया है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में v नॉट स्क्वायर माइनस 2g। हाइट क्या हो जाएगी, ये r माइनस आर कॉस थीटा, तो ये r कॉमन ले लो, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारी जनरल इसके लिए स्पीड का फॉर्मूला आ गया। अब थीटा की वैल्यूज पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बी पॉइंट के लिए बात करते हैं, इसकी स्पीड कितनी होगी। तो वी बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में वी नॉट हमें कितना दिया गया है, 10 का स्क्वायर। यहाँ पर जो इसकी स्पीड है कितनी है ये, ठीक है ना, सॉरी हाँ 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारा 10 का स्क्वायर यहाँ पर किया, माइनस 2 इंटू जी हमारा कितना है 10 और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ये 2 है, इंटू 1 माइनस बी पॉइंट के लिए थीटा कितना है 30 डिग्री, तो ये आ गया कॉस 30 डिग्री। इस तरीके से ये हमारा अंडर रूट में चलने दो इसको। तो यहाँ पर वी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 10 का स्क्वायर इज 100 माइनस ये हमारा 40 आ गया, इंटू 1 माइनस कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो ये हमने √3/2 लिख दिया, ये हमारा अंडर रूट में चल रहा है। इसको इधर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट में, ये देखिएगा ये वाला टर्म हमारा -40 अंदर गया, 100 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ गया
60, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, 40 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 20 आ गया। सो दिस इज 20√3 और उसका भी पूरा अंडर रूट में चल रहा है। समझ में आई बात? तो बी पॉइंट पर इसकी स्पीड आ गई। सेम इसी तरह से सी पॉइंट पर इसकी स्पीड निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना, यही वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो वी नॉट कितना है हमारे पास में, 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी हमारा 10 है इंटू ये 2, और थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया, 120 डिग्री। सो दिस इज 1 माइनस कॉस 120 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर इज 100, ये आपका -40 इंटू 1 माइनस ये हमारा कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बता सकते हो क्या, क्या आ जाएगा, -1/2, राइट। तो यहाँ पर ये 100 माइनस 40 और ये हमारा 1 माइनस में माइनस ऑफ 1/2, समझ में आया ये, ठीक है ना, माइनस है ना, और इसकी वैल्यू हमारी -1/2। तो ये बन जाएगा हमारे पास में ये 100 एज इट इज, ये 1 + 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा 3/2। तो 40 इंटू 3/2 यानी कि 20 इंटू 3 यानी कि कितना आ गया ये 60। तो 100 माइनस 60 कितना आ गया, √40, ये हमारा इसमें आ गया। अब हमें करना क्या है, इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लेना है ना, के बी डिवाइडेड बाई के सी करना है। तो इनका रेशियो दैट इज के बी बाई के सी, के बी यानी कि ½ m वी बी स्क्वायर और के सी कितना हो गया ½ m वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये हाफ से हाफ काटिए, m से m गया, यानी कि वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी सी स्क्वायर। तो वी बी स्क्वायर अगर हम लोग देखें इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ गया 60 + 20√3 और ये कितना आ गया हमारा 40। तो ये बन जाएगा हमारा 60 + 20√3 डिवाइडेड विथ 40। तो सबसे पहले तो ये 10 कॉमन लेके सभी से हटा दीजिएगा, फिर 2 यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है ना, ये 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 3 + √3 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया ये, इसी को खोजेंगे हम लोग हमारे ऑप्शन में। तो इसकी खोज कौन से ऑप्शन में पूरी हो रही है, बी में। तो सही आंसर हो गया 3 + √3/2 जो कि हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है। लिखा इतना,
चलते हैं फिर अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा सवाल में दिया गया है कि ये बीड सर आप आ गए ना सर सर उधर क्लास है ना मेरी। तो लास्ट क्लास में हाँ उनको लास्ट में पढ़ा उनको बैठने चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिएगा सवाल दिया गया है कि ये बीड ऑफ मास m स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ऑन द वॉल ऑफ ए वर्टिकल सर्कुलर हूप ऑफ रेडियस r एज शोन इन फिगर। ठीक है ना, बीड यानी कि जो मोती होता है ना, ठीक है ना, वो इस तरीके से हमारे पास में एक सर्कुलर सेक्शन में, ठीक है ना, ये आपका वायर का सेक्शन है, आपका रिंग है, इसमें नीचे वाले पॉइंट पर, ठीक है ना, ये स्प्रिंग होते हुए ऊपर आपका बीड तक कनेक्टेड है। तो यहाँ से बीड अगर स्लाइड होगा तो ये स्प्रिंग जो है इसको अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है ना, रिस्टोर करेगी। तो आगे बोला गया है कि द बीड मूव्स अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड मासलेस स्प्रिंग, ठीक है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, अटैच टू द बॉटम ऑफ द हूप। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बीड है इसके ऊपर में ऑब्वियसली दो फोर्सेस है, ठीक है ना, जिसकी वजह से नीचे आ रहा है। एक हमारा ग्रेविटी और दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से, स्प्रिंग फोर्स की वजह से। द इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज r, ठीक है ना, इसकी जो इक्विलिब्रियम लेंथ है वो कितनी है, r है। इफ द बीड इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द हूप with negligible zero initial speed, velocity of bead when the length of spring becomes r would be, spring constant is k, g is acceleration due to gravity। तो कहा गया है कि हमारी जो स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम लेंथ है वो कितनी है, r है। यानी कि हमने इसको अभी करंट पोजीशन पे कितना और खींच के रखा है, अरे 2r तो टोटल लेंथ हो गई, ठीक है ना, यहाँ तक इसकी इक्विलिब्रियम लेंथ है, तो हमने इसको और कितना खींचा हुआ है, r पे खींचा हुआ है। फाइनली, ठीक है ना, ये यहाँ से बीड स्लाइड होते हुए नीचे आएगा, ठीक है ना। उस दौरान पर क्या बोला जा रहा है कि स्प्रिंग की लेंथ हमारी कितनी बन जा रही है, r बन जा रही है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, समझ में आई सभी को बात। तो उस केस में हमें बताना है क्या है, इसकी जो स्पीड है, फाइनल स्पीड ये कितनी होगी, ये हमें बताना है। सवाल समझ में आया, मजेदार लग रहा है। तो देखिएगा इसका डायग्राम बनाते हैं पहले हम लोग कि इसकी फाइनल कंडीशन वगैरह किस तरीके से हो जाएगी। असली सवाल तो यही है ना, अभी तक तो ऐसे चुटपुट चुटपुट कर रहे थे। देखते जाओ तुम। तो हमारे पास में ये इस तरीके से सर्कुलर हूप है, और यहाँ पर ये जो बीड है अभी करंटली टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, और ये स्प्रिंग जो है ये इस तरीके से इसको पकड़े बैठी है। यही तो कमाल है। फाइनली ये बीड कहाँ आ जा रहा है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग है, ठीक है ना, ये कुछ ये इस तरीके की हो जाएगी। अब ये देखिएगा ये लेंथ हमारी कितनी है, r है, ये लेंथ हमारी r है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा रेडियस r है, ठीक है। तो ये लेंथ भी हमारी कितनी होगी, r होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ये, है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो टोटल एंगल है वो कितना है, कितना होता है 180 डिग्री। तो दो साइड सेम है, ठीक है ना, यानी कि आपका ये 60-60 एंगल हो गया। तो तीसरा वाला भी कितना हो गया,
ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जा रहा है कुल मिला के। और यहाँ पर ये जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी है हमारी 2r है। बीड का मास m है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बीड की स्पीड है यहाँ पर इस दौरान पे इसकी वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ ऐसे आ रही होगी, तो इसको हम लोग v कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको नीचे वाले पॉइंट को हमारा रेफरेंस लेवल लें तो अभी जो करंटली पोजीशन है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट कितनी हो जाएगी बता सकते हो? ये जो हाइट है ये कितनी होगी? अरे भैया ये एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री। इस आर का ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये बेस कंपोनेंट का बना लो, आर cos 60 डिग्री हो जाएगा ना? नहीं समझ में आई अभी भी बात? तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? दिस विल बी योर आर cos 60 डिग्री, राइट। दिस इज योर आर cos 60 डिग्री। अब यहाँ पर जो फोर्सेस लग रही है, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशनल फोर्स भी लग रही है, इसके ऊपर में नॉर्मल फोर्स भी लग रही है, लेकिन वो इसके हर पॉइंट पर कैसे है? परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर फोर्स के द्वारा कोई नेट वर्क डन नहीं होता है। तो जो भी वर्क डन हो रहा है किसके वजह से? स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ये दोनों ही कैसे फोर्सेस हैं हमारे? कंजर्वेटिव है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपका इस पॉइंट के लिए। तो इनिशियली तो यहाँ से इसने दौड़ना शुरू किया, रेस्ट पोजीशन पे थी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना? 0, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा हमने रेफरेंस लेवल कौन सा लिया है? ठीक है, बॉटम वाला, ये h इज इक्वल टू 0 हमने इसको पकड़ा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? h कितना लिखेंगे? 2r लिखेंगे। रेफरेंस लेवल क्या है हमारा? h इज इक्वल टू 0। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग भी तो खींची हुई है ना, स्प्रिंग में भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता है? कितना उसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन से खिंचाव है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर है? ये आर पे। खिंचाव कितना हुआ? आर का हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? हाफ के आर स्क्वायर। समझ में आई बात? इज इक्वल टू, लेट अस से यहाँ पर इसकी फाइनल स्पीड v है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे हम लोग? हाफ m v स्क्वायर। स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम लेंथ कितनी है? r है, तो ये यहाँ से तो r दूरी पे है, यानी कि स्प्रिंग का अब कोई पोटेंशियल एनर्जी बची नहीं। पोटेंशियल एनर्जी किसकी रहेगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हमारा mgh और h यहाँ पर कितना लिखेंगे? r cos 60 डिग्री। सो दिस इज योर mg r cos 60 डिग्री। समझ में आई बात? इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गई किस तरीके से हमने बनाई है, राइट। तो mg वाले टर्म को एक तरफ डाल दो, राइट। तो यहाँ पर mg r cos 60 डिग्री को इधर लेफ्ट की तरफ खींच लो। तो यहाँ पर mg हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, और ये हमारा 2r माइनस r cos 60 डिग्री प्लस हाफ के r स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, हमें अल्टीमेटली बताना है क्या है? हमें अल्टीमेटली v को बताना है। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लें एक एक करके। तो यानी कि यहाँ से एक तो सबसे पहले r को और बाहर ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारे पास में mg r इंटू 2 माइनस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना? 1/2 प्लस हाफ के आर स्क्वायर। अरे ये तो हमने यहां से लिया ना कॉमन, इज इक्वल टू ये हमारे पास में हाफ m v स्क्वायर। तो देखिएगा 2 माइनस 1/2 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में? 3/2 आ जाएगा। तो ये आ गया
3/2 mgr प्लस ये 1/2 k r स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो यहाँ पर ये नीचे वाला 2 कॉमन लेके उड़ा दो, तो यहाँ से ये जो m टर्म है यहाँ का अल्टीमेटली v निकालना है, m दोनों के साथ डिवाइड मार दो, तो ये यानी कि ये बचेगा हमारे पास में v स्क्वायर इज इक्वल टू 3gr प्लस k r स्क्वायर बाई m। v हमें निकालना है तो पूरे दोनों साइड का अंडर रूट ले लो, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 3gr प्लस। अब काम आपका बचा है कि इस ऑप्शन को चेक करना है, ठीक है ना, कि हमारा ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ए ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, तो यही हमारा इसके लिए सही आंसर है। मजा आया सवाल में, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा कि ये आपको सवाल वापस प्रैक्टिस करना है। हो गया नोट डाउन? तू ही बोल रहा हो गया, फिर तू ही बोल रहा नहीं। चलते हैं फिर अगले सवाल पे आते हैं। सवाल में मेंशन किया गया है कि ए बॉडी ऑफ मास m कनेक्टेड टू ए massless एंड अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग गोज इन ए वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर ग्रेविटी g। एक बॉडी जिसका मास m है, ठीक है ना, जिसको मासलेस और अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया गया है और उसको वर्टिकल सर्कल में घुमाया जा रहा है और इसकी रेडियस हमारी r है, और ऑब्वियसली वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एक्ट हो रही है। The other end of the string is fixed at the center of circle, है ना, इसका दूसरा छोर जो है वो हमारा सर्कल का सेंटर है। If velocity at top of circular path is n times root gr, where n is greater than or equals to 1, then ratio of kinetic energy of the body at bottom to that at top of circle is। तो हमारी यहाँ पर इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए जब हमारी बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगी उस दौरान की काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय जब हमारे बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है वहां की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमें बताना है। सवाल क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो देखिएगा, इसको समझते हैं फिर। ये हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंसीडर कर लीजिएगा। यहाँ पर ये आपका सेंटर है जिससे हमारी ये स्ट्रिंग जो है वो कनेक्टेड है एक मासलेस ऑब्जेक्ट के थ्रू, जिसकी मान लीजिएगा हमने बॉटम मोस्ट पॉइंट पर एक इसको स्पीड दे दिया है v नॉट की, राइट। ये हमारी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी दी है हमने, v नॉट दे दी। और
यहाँ पर ठीक है ना, मान लीजिएगा कुछ ये थीटा एंगल पर अभी ये पहुंचा है, ठीक है, ये मान लीजिएगा यहाँ पर थीटा एंगल पर है। तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड है कुछ मान लीजिएगा v है, ठीक है ना, ये हमारी स्पीड इसकी v है। तो हमने अभी जाना कि जो ये इसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट में v नॉट स्क्वायर माइनस 2gh, v नॉट स्क्वायर माइनस 2gh। और h की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी h है ना, तो ये क्या आ जाएगा, r माइनस आर कॉस थीटा, है ना, ये हमारा r माइनस आर कॉस थीटा। तो r यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से। तो हाईएस्ट पॉइंट पर ठीक है ना जो हमारी वेलोसिटी बनेगी दैट इज, इसको v टॉप बोल लो, क्या आ जाएगा, अंडर रूट में v नॉट स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, वैसे ये 2gh ही लिखना है तो ऑब्वियसली हमारा 2r हो जाएगा। और इससे भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 180 डिग्री हमारा कितना होता है, कॉस 180 डिग्री हमारा -1 होता है। तो यहाँ पर ये -1 -1 प्लस हो गया, यानी कि 2 आ गया, तो 2r ये बन गया हमारा। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी बोली गई है, n टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ जी आर इज इक्वल टू अंडर रूट में ये हमारा v नॉट स्क्वायर माइनस ये 4gr हो गया। समझ में आई बात। अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर दे, तो ये कर दिया हमने n स्क्वायर जी आर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 4gr। सो फ्रॉम हियर वी कैन से हमारा जो v नॉट स्क्वायर आ रहा है वो क्या आ रहा है, v नॉट स्क्वायर हमारा क्या आएगा, इसको इधर लेंगे हम लोग, ये प्लस 4gr आ जाएगा, और gr यहां से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये n स्क्वायर प्लस 4, इस तरीके से। तो हमें क्या बताना है कि टॉप मोस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी और बॉटम मोस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। सो वी कैन से कि के टॉप डिवाइडेड बाई के बॉटम, इट विल बी, के टॉप हमारा है हाफ m v टॉप स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ m v बॉटम का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हाफ से हाफ गया, m से m चला गया, देयरफॉर वी कैन से ये हमारा n स्क्वायर जी आर डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, ये क्यों आया, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें, n रूट जी आर, तो इसका स्क्वायर किया तो n स्क्वायर जी आर, और बॉटम पॉइंट पर हमने ये वेलोसिटी निकाल ली, इसका स्क्वायर यानी कि क्या है, जी आर इंटू एन स्क्वायर प्लस 4। सो दिस इज जी आर इंटू एन स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर हम लोग ये जी आर से जी आर को कैंसिल आउट करेंगे तो हमें ये क्या आंसर मिल रहा है, एन स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर प्लस 4, जो कि हमको हमारे बी ऑप्शन में दिख रहा है। सो दिस इज इट्स करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया इतना। तो चलिए आज PYQ सेक्शन को यहीं तक रखते हैं हम लोग।